नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सीटेट और बीपीएससी दोनों पर आधारित है। यानी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए भी, और जो बीपीएससी की तैयारी करेंगे उनके लिए भी। तो अब जो तैयारी है और अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है और एग्ज़ाम का जो दौर चल रहा है, इस पर हमें याद आ रहा है कि कहते हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपना अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यानी अब दिखा देने की बारी आई है कि आप में कितना दम है, और इस दम के बदौलत, इस दम के बल पर आप किस तरह से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान से हम कुछ प्रश्न रखे हैं, और इन प्रश्नों को, चूंकि बाल मनोविज्ञान का संबंध बीपीएससी के एग्जामिनेशन से भी होगा, बीपीएससी में भी जो पूछे जाएंगे वो बाल मनोविज्ञान से कुछ प्रश्न होंगे, और बाल मनोविज्ञान पर जो आधारित क्वेश्चन होंगे वह सीटेट में भी पूछे जाएंगे। तो बाल मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। यानी जो सीटेट पास है उनके लिए भी, और जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए, याद रखिए ये है भाषा। कोई भी लैंग्वेज जो है उसका अर्जन यानी उसको प्राप्त करना और उसको डेवलपमेंट करना। किसी भी भाषा को सीखने का मतलब क्या है कि उसको आप कहीं से ग्रहण कर रहे हैं और फिर उस क्षेत्र में आप विकास कर रहे हैं। तो भाषा के अर्जन और विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि है वह कौन सी है, यानी किस अवधि में, यानी कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिस अवस्था में लैंग्वेज को बहुत जल्दी पिक करते हैं और उसको जल्दी सीखते हैं। चलिए हम सबका थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं। देखिए यह जन्म पूर्व है, तो जन्म पूर्व का मतलब जो बच्चे अभी जन्म नहीं लिए यानी माँ के गर्भ में हैं, वैसे कंडीशन में उन्हें वातावरण, जो बाह्य वातावरण है उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में वो केवल हरकतों को सीख सकता है, जान सकता है और उसको फील कर सकता है, भाषा को नहीं सीख सकता है, ठीक है। और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं, तो दो अक्षर के जो वर्ड होते हैं, दो मतलब अक्षर के दो वर्णों के जो शब्द होते हैं उनको, या एक अक्षर के होते हैं उनको बोलना, जैसे पा टा मा, ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो उस समय में भाषा का विकास संभव नहीं है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, जब मध्य बाल्यावस्था में आते हैं बच्चे, तो ऐसे समय में बच्चे एक सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मुझे खिलौने चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चे जब सेंटेंस बनाते हैं, मतलब कि वह भाषा को सीख सकता है। तो जो मध्य बाल्यावस्था है वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी इस अवस्था में बच्चे भाषा को सीखते ही नहीं हैं, यानी उसको डेवलपमेंट करने का, उसको विकास करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टूडेंट में, बच्चे में। और वो बच्चे, जो बच्चे खास करके मध्य बाल्यावस्था जो आती है, मध्य बाल्यावस्था का मतलब हो गया कि बच्चे जब प्रारंभिक बाल्यावस्था को पार करते हैं, तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे सेंटेंस बोलना, सेंटेंस को सुनना, और सुनने के समय में वो बहुत ही कंसंट्रेट होते हैं। तो वैसे में बच्चे मध्य बाल्यावस्था में आकर के बहुत अच्छे से सीखते हैं। और किशोरावस्था तो फ्री माइंडेड अवस्था है, यानी इस अवस्था में लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये अवस्था जो 14 साल
12 से लेकर के जो अवस्था होती है किशोरावस्था की, 12 से लेकर के 16, 17, 18 तक की अवस्था होती है, तो ये किशोरावस्था में आ जाता है। और ये किशोरावस्था बंधन मुक्त रहने वाली अवस्था है। इसमें बच्चे सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है, यानी उसको किसी प्रकार का रोक छेक पसंद नहीं है, किसी प्रकार का रूल रेगुलेशन उसको पसंद नहीं है। और मूलतः यह जो है यह अवस्था स्वतंत्र अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चे बिल्कुल अपने आप को दूसरे के अधीन नियंत्रण में रखना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा 3 राइट आंसर। और दूसरा है बच्चों को संकेत देना, यानी बच्चों को किसी प्रकार का कोई जैसे प्रश्न होता है उसका आंसर देने के लिए उसको संकेत करते हैं, या किसी काम को करने के लिए उसको हिंट्स देते हैं, हिंट्स देना हुआ तो हिंट्स देते हैं, संकेत देना। और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। सहयोग जैसे शिक्षक के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो बच्चों को आप संकेत देंगे कि हाँ इस तरह से ये फार्मूला लगेगा या ऐसे बनाना है, संकेत दे रहे हैं। फिर दूसरा है क्या, उसको सहयोग प्रदान करना। तो जैसे आप घर बना रहे होते हैं तो घर बनाने के स्थिति में आप क्या करते हैं, जब आप घर बनाते होते हैं तो कोई ऐसे इंजीनियर होते हैं जो नक्शा तैयार कर देता है, यानी कि वह ढांचा तैयार कर देता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बच्चों को संकेत दे करके और सहयोग प्रदान करना ये हमारा ढांचा तैयार करना है। जैसे लोग घर बनाते हैं उसका नक्शा तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, उसी तरह से बच्चों के विकास के लिए बच्चों को संकेत दे करके उसका एक बात या ढांचा तैयार करते हैं, यानी कि वह ढांचा का उदाहरण है। ठीक है। तीसरा हमारा जो है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना क्या है। देखिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, ये साइकोलॉजी का जो सबसे मूल पैटर्न है। तो जो इसमें कही गई है बात वह है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो जीन पियाजे है उनकी संरचना में क्या है। तो देखिए, जीन पियाजे की जो संरचना है वह मेंटल कंडीशन को लेकर के है, यानी मेंटल कंडीशंस ऐसा कंडीशंस जिसमें बच्चे के विकास के संदर्भ में वह खास करके संज्ञानात्मक विकास हो। संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये हुआ, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पहुँचा, हम उसको क्या करते हैं, पहले संज्ञान लेते हैं, यानी उसको देखते हैं कि वह कौन है। संज्ञान का मतलब ज्ञान लेना उसके विषय में, वह कौन है। मान लीजिए कोई टीचर मेरे यहाँ पहुँचे तो हम जैसे ही उसको देखेंगे तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आएगा, हम उसको सीधे समझ जाएंगे, देख करके समझ जाएंगे, संज्ञान में आ जाएगा, यानी हमको ये ज्ञान आएगा कि वो हमारा टीचर है। दूसरा नंबर क्या होगा, जैसे ही हम संज्ञान ले लिए तो हमको आ जाएगा क्या, भाव मन में उत्पन्न होगा। तो उनके टीचर के प्रति हमारा भाव क्या होता है, तो भाव होता है आदर का भाव, आदर भाव। और आदर भाव जैसे ही आएगा तो फिर हम उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, जैसे उनको मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे या उनको प्रणाम करेंगे, यानी जो जैसे तरीका होता है वो करते हैं। तो ये व्यवहार आ गया। तो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष होते हैं, जिसमें यहाँ संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बात की गई है। तो इसका सही जवाब होगा स्कीमा। स्कीमा एक मेंटल कंडीशन है, स्कीमा मेंटल कंडीशन है, यानी इस कंडीशन में क्या होता है, किसी भी प्रकार के बच्चों के जो संज्ञान है, किसी चीज़ को समझने की जो संरचना है, यानी समझने की जो बात होती है, वह स्कीमा के अंतर्गत आता है, स्कीमा कहा जाता है उसको। ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर, संवेग और संज्ञान। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे के क्या है, कैसे है। तो इसमें जैसे है कि पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है। तो देखिए, यहाँ जो अलग है तो बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग दोनों एक ही तरह की बातें हो गई तो नहीं है। देखिए, संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे में सन्निहित है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे में समाहित है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों एक दूसरे में समाहित है। यानी कि संवेग और संज्ञान, ज्ञान किसी के बारे में लेना, उसके प्रति उस चीज को, हलचल को समझना, यानी वह क्या हो गया, तो एक दूसरे में सन्निहित है, एक दूसरे से सन्निहित है।
एक दूसरे में लगे हुए हैं। फिर हम 5वें क्वेश्चन पर आते हैं कि द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, यानी जो हमारा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी वह कौन सा होगा। तो आपको बता दें कि जो बच्चे होते हैं उनको सीखने का जो पहला पाठशाला है, पहली पाठशाला वो बच्चे की माँ होती है, माँ सिखाते हैं, यानी पहले गुरु जो होते हैं बच्चे की वह बच्चे का वो माँ है, माँ होती है पहले गुरु। तो पहले गुरु माँ, तो गुरु माँ जो हुई वो किस जगह की, तो परिवार की। तो यानी कि पहला जो समाजीकरण का जो पहली एजेंसी होगी वह होगी परिवार। तो परिवार और आस पड़ोस ये पहले एजेंसी में आ जाएगा। फिर परिवार और मीडिया, तो परिवार है ही इसमें, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया कि परिवार से संबंधित ये पहला एजेंसी में, फर्स्ट एजेंसी में आ गया, ये दोनों पहला। फिर इसके बाद जब बच्चे परिवार से पढ़ करके बाहर निकलते हैं तो बच्चे जाते कहाँ हैं, वो आस पड़ोस में जाते हैं। आस पड़ोस में उसका कोई टीचर नहीं होता है, वो क्या होता है कि वो गांव घर के बच्चे जो होते हैं या शहर के जो बच्चे होते हैं वो जिस तरह से सीखते हैं बस उसी चीज़ को इम्प्लाई करते हैं। लेकिन बच्चे सीखते हैं वास्तव में उसकी जो समाजीकरण का जो विकास होता है, जहाँ पर एक सामाजिकरण और समाज के बच्चे होते हैं, तो वह होता है हमारा विद्यालय। तो ये विद्यालय और मीडिया जो है वह होगा हमारा राइट आंसर। तो विद्यालय एवं मीडिया ये द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो बस आज के लिए मूल रूप से यही 5 क्वेश्चन, और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न इसी पर आप समझ सकते हैं कि आपको सीटेट में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और बीपीएससी में भी बाल विकास यानी चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ऐसे अगर 5, 10, 20 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में, तो बीपीएससी में अगर 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ आप 100 नंबर में 1 to 5 है, तो 1 to 5 में तो केवल जीके जीएस ही रहेंगे, जीके जीएस, और यही चाइल्ड साइको रहेगा। तो ऐसे में चाइल्ड साइको लगभग 30 नंबर तक रहने की उम्मीद है। फिर इसमें साइंस, जीके जीएस में ही साइंस, सोशल स्टडीज रहेंगे। तो आप चाइल्ड साइको के जो प्रश्न होंगे उसको अगर सही से समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही 5-10 प्रश्न, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस पर, तो अगर अच्छा लगेगा तो हम इस पर और भी आगे बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे और बीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। थैंक यू।